हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की एक नई क्लास में हम नए सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे और भी लोग इसमें जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग पढ़ चुके थे, 4 क्लासें हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है, ठीक है। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक नए टाइप के जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का सवाल ये है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सवाल है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी रेट निकालनी है, दर निकालनी है, ब्याज की जो दर है वो निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि 2 साल का 2 ईयर का जो मूलधन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25/16, ठीक है। तो हम रेट 2 साल को तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेट 1 साल की पहले 1 साल का निकालेंगे कि कितना होगा मूलधन, ठीक है। तो 1 साल का निकालेंगे तो क्या करेंगे कि यहां पर ये जो संख्या है इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 25 का जो वर्गमूल होता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 5, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। तो यहां से हम इसकी रेट निकालेंगे, तो 1 साल में जो रेट होगी वो हो जाएगी 5/4 गुणे 100, 4 एकम 4, 4 पच्चीसा 100, यानी 25 पंचे 125। तो यहां से जो रेट आई वो 125 आई, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल रेट था, यानी कि जो हमने जमा किया था, ठीक है, जो हमने जमा किया था वो 100% जमा किया था, लेकिन रेट इतनी आ रही, 100% जमा किया, ठीक है। और 1 साल बाद जब हमको वो मिला, ठीक है, यानी कि हमने इतना 100% जमा किया था, और यहां से 1 साल बाद वो कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है। यानी कि पहले हमने 100% जमा किया था, फिर ब्याज जोड़कर वो हमारा कितना हो गया, 125%। तो यहां से जो हमारी रेट आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी,
25%, और हमें रेट ही निकालनी थी। तो नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, अगला देखते हैं। अगला है सवाल, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी समयावधि तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए होता है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे कि हमारा जो रेट है वो कितना है, 12.5%। और मैंने आपको बताया था कि जो 12.5% होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होता है, 1/8। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे आपको सम बताए हैं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि मान लेते ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल, और जो टाइम यूज हो रहा है वो 2 साल का, 2 ईयर का। ठीक है, तो 2 साल का हमारा यहां से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 64। तो यहां से पहले साल और दूसरे साल में जो प्रिंसिपल पे जो ब्याज निकलेगा वो कितना आएगा, 12.5% की रेट से पहले साल का और 12.5% की रेट से दूसरे साल का। तो 64 का 12.5% यानी कि 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बताई थी अभी, 1/8, 8 एकम 8 और 8/64, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8। तो ये तो हमारा हो गया मूलधन पर ब्याज। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि इस पे
12.5% का ब्याज फिर लगेगा। तो यहां से ये हो जाएगा कितना, 1। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा सीआई क्या होता है और एसआई क्या होता है। तो यहां पर ये वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, एसआई, साधारण ब्याज, ठीक है। और अगर हम इस पूरे पार्ट को ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारा जो एसआई है वो कितना हो रहा है, तो 8 और 8 कितना हो रहा है, 16। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई जो है वो कितना हो रहा है, 8 और 8 16 और 1 17। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी 17 यूनिट रुपए में कितने हैं, 510। 17 बराबर 510 रुपए। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17 तिहाई 51 यानी कि 30। तो यहां से हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में यूनिट में कितना है, 16, ठीक है। तो 16 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 तिहाई 48, 480 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, अगला देखते हैं। अगला है, एक आदमी एक बाइक खरीदता है और वादा करता है कि 20% की दर से 10,800 रुपए को 3 समान किस्तों में चुका देगा। तो बाइक की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, इसी सेम टाइप का, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि उस बाइक की कीमत क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करें। चलिए देखते हैं। बोला गया है कि एक आदमी है, उसने एक बाइक को खरीदा, ठीक है, उसने बाइक को खरीदा। तो उसने बाइक को जब खरीदा तो उसने बोला कि बाइक का जो कीमत है, बाइक की जो कीमत है वो एक साथ वो नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि वो 20% की दर से 10,800 रुपए को 3 समान किस्तों में चुका देगा। 3 समान किस्तों में चुका देगा तो जो बाइक की जो प्राइस होगी वो तो निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे बोला गया है कि बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए। तो
क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो रेट दी गई है वो कितनी है, 20%। यानी कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। अब मैंने क्या बताया था इससे पहले पिछली क्लास में कि यहां से देखेंगे कीमत, कीमत क्या है और किस्त कितनी जा रही है। ठीक है, कीमत और किस्त। अब यहां पर मैंने बोला था कि पहले साल कीमत 5 और किस्त कितनी हो रही, 6, यानी कि यहां पे ये प्लस हो जा रहा है, तो ये किस्त हो जा रही है। ठीक है, 5 में जब ये एक ऐड हो रहा है तो ये किस्त हो जा रही है और ये हमारी कीमत हो जा रही। ठीक है, अब दूसरे साल निकालेंगे तो मैंने बोला था दूसरे साल में डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 और किस्त भी डबल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 36। अब तीसरे साल 3 किस्तों में बोला है तो 3 गुना 125 और यहां पे 216। लेकिन यहां पर बोला क्या गया है कि ये जो किस्तें हैं वो तीनों कैसी हैं, समान है। कैसी है, समान किस्तें हैं, इक्वल। ठीक है, समान किस्तें। तो यहां पर देखिए ये किस्त 216 है, ये 36 है, ये 6 है, समान कहां से हुआ। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे तो यहां से क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें किया है तो यहां पर भी करना पड़ेगा। इसमें 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी करना पड़ेगा। तो यहां से कीमत जो हो जाएगी 5 छका 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 180 हो गया। यहां से 6 पंचे 30, 25 छका 150। ठीक है, और ये तो 125 है ही। अब यहां से ये भी कितनी हो जाएगी 216, ये भी कितनी हो जाएगी 216 और ये भी कितनी हो जाएगी 216। अब यहां पर रेट मतलब प्राइस दिया गया है कि पहली किस्त इतनी देता है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे 216 बराबर 10,800 रुपए। ठीक है, तो 10,800 रुपए हो गया। तो यहां पर देखेंगे कि 216 का ये कितने गुना होगा। तो यहां पर हम देखेंगे इसमें कितने गुना होगा। तो 8 8 5 40। ठीक है, तो 216 गुणे 5 5 5 छका 30, 5 एकम 5, 3 8 और 5 दूनी 10 और 1 0। यानी कि ये कितना हो रहा है, 1 यूनिट बराबर 50। तो यहां पर हमें कीमत क्या निकालनी, कीमत क्या होगी। तो कीमत निकालने के लिए पहले तो ये सब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जोड़ना पड़ेगा। 0 0 5 5 हो गया, 8 8 5 13 और 2 15, हासिल लगी 1 1 2 3 4। तो यहां पे ये कितना हो गया, कीमत हो गई 455। तो 455 गुणे 50 कर देंगे। ठीक है, तो 55 25 की 5, 55 25 और 2 27, 2 5 चौको 20 और 2 22। यानी कि यहां पर बाइक की जो कीमत होगी वो हमारी 22,750 रुपए होगी। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी ने किसी बैंक से 3,000 रुपए उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपए लौटा देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1,000 रुपए लौटा देता है। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे वर्ष के अंत में उसे किस्त के साथ कितने किस्त के साथ तीसरे वर्ष के अंत में उसे लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, कितने रुपए देने होंगे। तो यहां पर बोला गया है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या किया कि किसी बैंक से 3,000 रुपए उधार लिया। उसके बाद वो बोलता है कि हमें 3,000 रुपए उधार दे दीजिए और प्रत्येक वर्ष के अंत में मैं आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटा दूंगा। तो मतलब 1,000 रुपए लौटा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वो 2 वर्ष तक लौटाएगा। तीसरे वर्ष में उसे किस लोन के साथ, ठीक है, कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले साल फर्स्ट ईयर में, ठीक है, 3,000 रुपए थे और 3,000 रुपए थे और सॉरी यहां पे कर लीजिए 30% की दर से, ठीक है, 30% की दर से। तो यहां पर अब सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि बोला गया है कि एक आदमी ने 30% की दर से किसी बैंक से 3,000 रुपए उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपए लौटा देता है। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे वर्ष के अंत में वो लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, तो पहले साल 3,000, ठीक है, तो 30% की दर से चुकाएगा। तो यहाँ पे 3,000 का 30%
0,000 यानी कि कितना आ जाएगा 900। तो जो ब्याज पड़ता है वो कितना हो जाता है 900, यानी कि पहले 3,000 था, ब्याज जब जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3900। ठीक है। और उसने बोला है कि 1,000 लास्ट के अंत में 1,000 रुपए वो वापस कर देगा, यानी कि यहां से 1,000 रुपए दिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 0,0,9,2 2900। अब दूसरे साल क्या करेगा 2900 रुपए भी 30% की रेट से वापस करेगा, तो 2900 का 30% निकालेंगे 0,000, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 870 रुपए। तो 870 रुपए 2900 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 7 8 8 16 और 1 17 और ये 3 2 और 1 3, यानी कि अब वो दूसरे साल उसको देने हैं 3770 रुपए, और वो क्या कर रहा है 1,000 रुपए फिर वापस कर दे रहा है, रुपए दिए। ठीक है। तो यहां से फिर इसको घटाएंगे 0 7 7 2। अब तीसरे साल क्या करेगा, उसको 270 रुपए तो देने ही है, ब्याज भी जोड़कर देना है। ठीक है। तो तीसरे साल उसको ब्याज सहित जो रुपए देने हैं वो कितने देने पड़ेंगे, तो रेट सभी में सेम है। तो यहां पे 270 का 30% निकालेंगे 0,000, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23 और 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि यहां पर उसे 831 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, तो इसमें जोड़ देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 7 3 10, 1 7 3 10 से लगा 1 8 8 16 और ये 3, यानी कि यहां पर उसे जो रुपए देने हैं, ठीक है, तीसरे साल वो इतने रुपए, यानी कि 3601 रुपए उसे वापस करने हैं लास्ट तीसरे साल में। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है एक आदमी अपने एक आदमी 16,850 रुपए को अपने 2 बेटों के बैंक में जमा करता है।
जिससे एक आदमी 16,850 रुपए को अपने बेटों की बैंक में जमा करता है। वह इस तरह जमा करता है, वह इस तरह जमा करना चाहता है जिससे जमा करना चाहता है जिसकी आयु 12 वर्ष व 16 वर्ष है। 120 वर्ष में उनको 120 वर्ष में उनको बराबर पैसा मिले। 120 वर्ष में उनको बराबर पैसा मिले यदि दर 10% हमारी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे था बराबर पैसे मिले यदि 10% 33 सही 1/3% है तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर बोला है छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। तो एक बार सवाल को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है कि एक आदमी 16,850 रुपए को अपने 2 बेटों के बैंकों में जमा करता है और वो ये चाहता है कि वो इस तरह उस रुपए को जमा करे कि 12 उसकी जो आयु है 12 वर्ष 16 वर्ष है, 120 वर्ष में उन्हें बराबर पैसा मिले। ठीक है, और उसकी दर परसेंट कितनी है हमारी 33 सही 1/3%। तो सबसे पहले रेट देखेंगे। तो रेट है 33 सही 1/3%, फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/3 होता है। तो अब क्या होगा यहां पे देखेंगे कि जो प्रिंसिपल P है, यानी कि यहां पर छोटा बेटा हो जाएगा, स्मॉल सन हो जाएगा और यहां पे बड़ा बेटा। इसकी एज 12 साल, इसकी 16 साल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर यहां पर एज का डिफरेंस n साल है तो यहां पर ये हो जाएगा 3n और 4n। कैसे? 3 चौको 12 और 4 चौको 16। अब यहां पर क्या होगा कि टाइम जो बोला गया है, यानी कि यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 साल का आ रहा है। ठीक है, 4 साल का एज डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहां पर ये क्या हुआ 3 चौको 12 और ये 4 चौको 16। ठीक है, तो यहां पर एज का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 साल का आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 यहां पर हो जाएगा 81। ठीक है, और 4 की पावर 4 यहां पर हो जाएगा 256। ठीक है, तो यहां पर दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 256
256, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों की जो टोटल दोनों का अकाउंट में जमा कर रहा है, तो वो 256 प्लस 81, यानी कि 7, 8, 4, 12, 1, 13, 337, यानी कि दोनों का जो कुल योग आ रहा है 337, ठीक है। तो 337 बराबर 16,850। तो एक बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 337, यानी कि 5 है, तो 5 सत्ते 35, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 ताई 15, 3 18, 5 ताई 15, 1 16। अब यहाँ पर ये देखिए कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 0 हटा दीजिए, यूनिट डिजिट 5 देखिए, और यहाँ पर 7 देखिए, ठीक है। तो 7 में ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 5 होगी। 2 का करेंगे 14 होता, 4 होगा। 3 का करेंगे 7 त्रिक 21, 1 होगा। 4 का करेंगे 7 चौको 28, 8 होगा। 5 का करेंगे 7 पन्ना 35, ठीक है। तो यानी कि 5 का कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट जो है वो 5 आ रही है। तो यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब हमें हिस्सा जो निकालना है वो किसका निकालना है, छोटे बेटे का, ठीक है। तो छोटे बेटे का हिस्सा कितना है, स्मॉल सन का, यूनिट में 81 और गुणे 50 कर देंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 बटे 40, यानी कि यहां से उसका जो हिस्सा आ जाएगा वो 4,050 रुपए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आज से हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की ये लास्ट क्लास थी। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।